अब्राहम लिंकन की एक फेमस लाइन है, जनता के द्वारा, जनता के लिए चुनी गई सरकार, मतलब लोकतंत्र। और आज जो हम कहानी आपको बताने जा रहे हैं वो कुछ अलग सी है। इसको हम लोकतंत्र की पहली हत्या कह सकते हैं। तो अब कहानी पर आते हैं। आजाद भारत को बने अभी सिर्फ 12 साल हुए थे, जिससे देश अभी लोकतंत्र की नई नई चाल ही सीख रहा था। पर दुनिया जो है वो दो ध्रुवों में बंटने लगी थी। एक तरफ अमेरिका जो पूंजीवाद का खेमा था, दूसरी तरफ सोवियत संघ जो समाजवादी खेमा था। और इसी बीच 1957 में भारत के एक छोटे से राज्य केरल में कुछ ऐसा होता है जो न सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया को चौंका देता है, क्योंकि पहली बार किसी कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार लोकतांत्रिक चुनाव जीतकर सत्ता में आती है। मुख्यमंत्री बनते हैं EMS नंबूद्रिपाद। और यह सिर्फ एक राज्य सरकार नहीं होती, ये एक विचारधारा की जीत होती है। एक संदेश होता है कि लोकतंत्र के जरिए भी समाजवाद जो है वो सत्ता में आ सकता है। लेकिन यही बात भारत के भीतर और बाहर कई ताकतों को बेचैन कर देती है। पर केरल में कम्युनिस्ट सरकार आते ही शिक्षा सुधार, भूमि सुधार जैसे कदम उठाती है, निजी स्कूलों को रेगुलेट करने की कोशिश करती है, और तो और जमींदारी व्यवस्था पर भी चोट पड़ती है। और यहीं से विरोध जो है वो शुरू होता है। चर्च, जमींदार, व्यापारिक वर्ग और राजनीतिक विरोध एक साथ आ खड़े होते हैं और एक नया आंदोलन शुरू होता है, जिसका नाम होता है विमोचन समरम, यानी लिबरेशन स्ट्रगल। लेकिन इस आंदोलन के पीछे सिर्फ स्थानीय असंतोष नहीं होता, इसके तार दिल्ली तक और दिल्ली से वाशिंगटन तक जुड़े होते हैं। क्योंकि शीत युद्ध के दौर में अमेरिका को यह स्वीकार नहीं था कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में कम्युनिस्ट सरकार टिक जाए। आपको बता दूं कि इतिहासकार पॉल मैकगार के नवीनतम खुलासों में कहानी में थोड़ा नाटकीय मोड़ आया और ये और भी अधिक रोचक हो गया। हाल ही में सार्वजनिक किए गए ब्रिटिश खुफिया फाइलों के आधार पर मैकगार के शोध से पता चलता है कि यूनाइटेड किंगडम की MI5 और MI6 ने CIA के साथ मिलकर वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं और भारत के खुफिया ब्यूरो के समन्वय से नंबूद्रिपाद प्रशासन को गिराने के लिए गुप्त अभियान चलाया। इसके साथ CIA की रिपोर्ट्स में भी केरल का जिक्र मिलता है। अब आते हैं फिर से कहानी पर। अमेरिकी राजनयिक भारत सरकार पर दबाव बनाते हैं और जवाहरलाल नेहरू, जो व्यक्तिगत रूप से लोकतंत्र और समाजवाद दोनों के समर्थक थे, एक अजीब सी दुविधा में फंस जाते हैं। एक तरफ संविधान है जो कहता है कि चुनी हुई सरकार को सिर्फ बहुमत खोने के आधार पर ही हटाया जाना चाहिए। दूसरी तरफ अंतर्राष्ट्रीय दबाव, आंतरिक अस्थिरता का डर और ये आशंका कि अगर केरल बच गया तो देश के दूसरे हिस्सों में भी ऐसा हो सकता है। अब इसको समझिए, ये डोमिनो इफेक्ट, ये जो वर्ड है वो ये कहता है कि अगर कोई एक एरिया में कुछ होता है, मतलब अगर हम इसको इस तरह देखें कि अगर एक एरिया में कम्युनिस्ट सरकार आती है तो अपने अगल बगल वाले राज्यों को भी वो अपने विचारधारा में जोड़ लेती है। और यही अमेरिका को सबसे ज्यादा डराता था, खास करके शीत युद्ध के समय। इसीलिए जहां भी कम्युनिस्ट सरकार बनती थी, अमेरिका उसके खिलाफ खड़ा हो जाता था। चलिए अब कहानी की बात करते हैं। 31 जुलाई 1959 का दिन, जब भारत के राष्ट्रपति के नाम एक आदेश जारी होता है और आर्टिकल 356 लागू किया जाता है। इसके लागू होने से केरल की चुनी हुई सरकार बर्खास्त कर दी जाती है, विधानसभा भंग कर दी जाती है। और ये सब तब किया जाता है जब सरकार के पास, मतलब केरल सरकार के पास पूर्ण बहुमत था। कोई संवैधानिक विफलता साबित नहीं की जाती, बस इतना कहा जाता है कि राज्य में जो है संविधान के अनुसार शासन नहीं चल पा रहा। और यहीं से भारत के लोकतंत्र के इतिहास में एक बड़ा ऐसा दरवाजा खुलता है जो आगे चलकर कई बार खोला गया। ये पहला मौका था जब आर्टिकल 356 को उस उद्देश्य के लिए इस्तेमाल किया गया जिसके लिए वो बना ही नहीं था। संविधान निर्माताओं ने इसे आखिरी उपाय के रूप में रखा था, लेकिन केरल में इसे राजनीतिक समाधान बना दिया गया। इस आर्टिकल के बारे में बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था, और ये उनके शब्द हैं कि यदि इन्हें लागू किया जाता है तो मुझे आशा है कि इन शक्तियों से संपन्न राष्ट्रपति प्रांत के प्रशासन को निलंबित करने से पहले उचित सावधानी बरतेंगे। मुझे उम्मीद है कि वो सबसे पहले उस प्रांत को चेतावनी जारी करेंगे जिसने गलती की है कि संविधान में निर्धारित तरीके से कार्य नहीं चल रहा है। यदि ये चेतावनी विफल रहती है तो वो दूसरा कदम ये उठाएंगे कि चुनाव का आदेश दे और प्रांत के लोगों को मामले का निपटारा करने का अवसर दे। केवल इन दोनों उपायों के विफल होने के बाद ही वो इस अनुच्छेद का उपयोग करेंगे। तो आप समझिए कि ये सिर्फ एक राज्य की बर्खास्तगी नहीं थी, ये एक संदेश था कि
कि अगर आपकी राजनीति केंद्र को असहज करती है तो आपके पास जनादेश हो या ना हो काफी नहीं है, आपकी सरकार गिरा दी जाएगी। दिलचस्प बात यह है कि खुद जवाहरलाल नेहरू बाद में इस फैसले को लेकर असहज महसूस करते थे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि केरल एक उदाहरण बन चुका था, एक ऐसा उदाहरण जिसे बाद की सरकारें बार बार दोहराएंगी। कभी इंदिरा गांधी के दौर में, कभी जनता पार्टी के समय, कभी 1980 और 90 के दशक में, हर बार वही तर्क होगा, संवैधानिक संकट, जबकि असली वजह राजनीतिक होती है। केरल का मामला इसलिए भी अनोखा है क्योंकि यह सिर्फ केंद्र राज्य टकराव नहीं था, यह शीत युद्ध की राजनीति का भारतीय संस्करण था, जहां लोकतंत्र के भीतर लोकतंत्र को कुर्बान किया गया। यही वजह है कि इतिहासकार इसे कोल्ड वॉर पॉलिटिक्स यूजिंग आर्टिकल 357 कहते हैं। सालों बाद जब 1994 में सुप्रीम कोर्ट का एसआर बॉम्बे फैसला आता है, जो कि कर्नाटक राज्य को लेकर के था, तब अदालत साफ कहती है कि बहुमत का परीक्षण विधानसभा में होगा, राजभवन या दिल्ली में नहीं, और आर्टिकल 356 का दुरुपयोग असंवैधानिक है। तब जाकर 1959 केरल को एक चेतावनी के रूप में देखा जाता है कि कैसे लोकतंत्र के भीतर से लोकतंत्र को खोखला किया जाता है, बिना टैंक उतारे, बिना आपातकाल घोषित किए, सिर्फ कागज पर एक आदेश से केरल की पहली कम्युनिस्ट सरकार गिरा दी जाती है। पर ध्यान देने वाली बात यह है कि उसका विचार नहीं मरा, उल्टा केरल की राजनीतिक चेतना और मजबूत हो गई, जिससे वामपंथ बार बार सत्ता में लौटा, और भारत ने धीरे धीरे ये सीखा कि संघीय ढांचा जो है वो तभी बचेगा जब केंद्र अपनी सीमाएं माने। लेकिन सवाल आज भी जिंदा है कि अगर 1959 में केरल की सरकार गिरना उसे संवैधानिक कहा गया, तो फिर संविधान की आत्मा क्या थी? और क्या वो दिन भारत के लोकतंत्र की हार का पहला शांत क्षण था? पर यह कहानी सिर्फ केरल की नहीं है, ये उस भारत की कहानी है जिसने दुनिया को दिखाया कि वोट से सरकार बन सकती है, लेकिन ये भी सीखना पड़ेगा कि वोट से बनी सरकार कितनी नाजुक हो सकती है। तो क्या आप इस लोकतंत्र की हत्या के बारे में जानते थे? अगर नहीं, तो आपको ये कहानी सुनकर कैसी लगी, ये हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और ऐसी ही अनसुनी कहानियों के लिए जुड़े रहें बजरबट्टू दुनिया पर। तब तक के लिए नमस्कार।